फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 17। अभी तक हमने पढ़ा कि तन्वी को पता चलता है कि भानु प्रताप और उसकी बहन निर्मला के बीच कोई मनमुटाव है, पर उसका कारण उनको नहीं पता चल पाता। उसका पता लगाने के लिए ही विजय और तन्वी प्लान करते हैं कि वो पुनीत की बुआ निर्मला से मिलने जाएंगे। अब आगे। अगले दिन सुबह जल्दी ही तन्वी के कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तब तन्वी समझ गई थी कि मीना ही है। वो उठकर जल्दी से आई और दरवाजा खोला। वो कुछ कहती उससे पहले ही विजय आ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे मीना तुम। ये कहना था कि तन्वी को गुस्सा आ गया। उसे इस तरह गुस्से में देखकर विजय ने तन्वी को चिढ़ाने के लिए कहा, अरे मीना, आज तो सच में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। ये सुनकर मीना शर्मा गई और उसने अपनी नज़र नीची कर ली और बोली, थे बाबूजी के मजाक करो हो। ये सुनकर विजय बोला, हाँ मीना, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन एक कमी है। ये कहकर विजय ने फूलों में से गुलाब का फूल लेकर मीना के बालों में लगा दिया और कहा, अब तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। ये देखकर तन्वी को और तेज गुस्सा आ गया और वो गुस्से में अंदर चली गई। उसे इस तरह जाते देखकर विजय मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो तन्वी को जलाना ही तो चाहता था। फिर उसने मीना से कुछ फूल खरीदे और उन्हें पैसे देकर अंदर आ गया। तब तक तन्वी स्नान करने के लिए बाथरूम में जा चुकी थी। स्नान करके जब वो बाथरूम से बाहर आई, तब भी उसने विजय से कोई बात नहीं की। दोनों स्नान आदि से निवृत्त होकर ठाकुर भानु प्रताप के यहाँ नाश्ता करने चले गए। जैसे ही वे लोग नाश्ता करने के लिए कुर्सी पर बैठे, तभी ठाकुर भानु प्रताप को देखकर तन्वी उसके पास जाकर बोली, ठाकुर साहब, आज तो आप बड़े हैंडसम लग रहे हो। इस उम्र में भी लड़कियां आप पर मर मिटती हैं। आपको देखकर आपकी उम्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आज के नौजवान भी आपके सामने कुछ नहीं लगते। तन्वी ने तिरछी नजर करके विजय को जलाने के लिए कहा। ठाकुर भानु प्रताप अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। तब तन्वी बोली, लेकिन एक कमी है। ये कहकर उसने ठाकुर भानु प्रताप के कंधे पर रखे तौलिए की सिलवटें ठीक की और पास में रखा एक गुलाब उसकी जेब में लगाते हुए बोली, हाँ, अब आप सच में बहुत ही लाजवाब लग रहे हो। ये सुनकर जैसे ठाकुर भानु प्रताप तो अलग दुनिया में चले गए थे। उसे हद से ज्यादा खुशी हो रही थी। तब बातों ही बातों में ठाकुर भानु प्रताप ने तन्वी को छूने की कोशिश की, लेकिन तब तन्वी थोड़ा पीछे हट गई थी। विजय सब कुछ देख रहा था। वो गुस्से में उठकर वहां से चला गया। उसे इस तरह जाते देखकर तन्वी को भी मन ही मन खुशी हुई और वो उसके पीछे जाने लगी। तब ठाकुर साहब बोले, क्या हुआ कीर्ति जी? तब तन्वी बोली, ठाकुर साहब, विजय की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे जाना होगा। तब ठाकुर भानु प्रताप बोले, थारे को परेशान होने की जरूरत ना है, किसी चोखे डॉक्टर को बुलवा देंगे। ठाकुर भानु प्रताप को तो आज बड़ी मुश्किल से तन्वी के साथ अकेले नाश्ता करने का मौका मिला था, इसीलिए वो तन्वी को वहीं रोकना चाहता था। लेकिन तन्वी बोली, माफ करना ठाकुर साहब, पहले मैं विजय को देख कर आती हूँ, फिर आते हैं। ठाकुर भानु प्रताप कुछ कहते उससे पहले ही तन्वी वहां से चली गई। जैसे ही तन्वी अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि विजय बेड पर गुस्से में बैठा था। उसे इस तरह बैठे देखकर तन्वी उसके पास आकर बोली, क्या हुआ, गुस्से में लग रहे हो? ये सुनकर विजय उठ खड़ा हुआ और तन्वी का हाथ पकड़कर बोला, कैसी हरकत कर रही थी तुम ठाकुर भानु प्रताप के साथ? तुम्हें पता है वो घटिया इंसान कैसे तुम्हें घूर घूर कर देख रहा था और कैसे तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था? मन तो किया उसे उसी समय जान से मार दूं, लेकिन तुम्हारी वजह से चुप रहा। तुम किसी से इस तरह बातें करो या किसी की तारीफ करो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तब तन्वी बोली, तुम्हें क्या मतलब है इससे? तब विजय बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। नहीं देख सकता मैं तुम्हें किसी और की तारीफ करते हुए, तो तुम क्यों करती हो ऐसा? तब तन्वी बोली, अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम खुद भी क्यों उस मीना की तारीफ करते हो? मेरे मना करने के बावजूद भी उससे फूल लेते हो और आज तो बड़े प्यार से तुमने उसके बालों में फूल लगाया था। जैसे तुमको फर्क पड़ता है वैसे ही मुझे भी फर्क पड़ता है। तब विजय बोला, क्या?
तब तन्वी बोली, हाँ, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना ही प्यार मैं भी तुमसे करती हूँ। कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे नहीं कह सकी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जैसे तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देख सकते, वैसे ही मैं भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, किसी और की तारीफ करते हुए नहीं देख सकती। ये कहकर तन्वी फूट फूट कर रोने लग गई। तब विजय अपने दोनों कान पकड़कर तन्वी के पास बैठते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तब तन्वी ने उसे उठाया और उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। तब विजय बोला, बस तन्वी, मत रो, मैं वादा करता हूँ आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हारा दिल दुखे, माफ कर दो मुझे। विजय बड़ी मासूमियत से बोला तो तन्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे इस तरह मुस्कुराते देखकर विजय के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और वो तन्वी को छेड़ते हुए बोला, बड़ा इंतज़ार करवाया तुमने, ये सुनने के लिए तो मैं तरस गया था। आज तो आखिर मैंने तुमसे कहलवा लिया कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। ये सुनकर तन्वी की आंखें शर्म से झुक गई। फिर विजय बोला, क्या हुआ? तब तन्वी हड़बड़ा कर बोली, चलो विजय, पहले ही लेट हो रहा है, हम नाश्ता करते हैं, और फिर तुम्हें पता है ना आज हमें पुनीत की बुआ के यहाँ भी जाना है। तब विजय बोला, हाँ, लेकिन सुनो तो सही। तब तन्वी कुछ सुनने से पहले ही शर्माकर बाहर भाग गई। तब विजय भी उसके पीछे पीछे आ गया। नाश्ता करने के बाद विजय और तन्वी ठाकुर भानु प्रताप से ये बहाना बनाकर कि उन्हें दूसरे गांव में कुछ जरूरी काम है, उन्हें जाना होगा, वहां से निकल गए। वे लोग सीधा ही ठाकुर भानु प्रताप की बड़ी बहन निर्मला के ससुराल आई। वहां एक व्यक्ति से उनका घर का पता पूछा तो उन्हें निर्मला की हवेली का पता मिल गया। उनका पता ढूंढने में विजय और तन्वी को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो व्यक्ति निर्मला की हवेली के पास उन लोगों को छोड़ आया। हवेली एक खंडरनुमा इमारत में बदल चुकी थी। देखने पर ऐसा लगता था कि किसी जमाने में वो काफी आलीशान और भव्य रही होगी। जैसे ही विजय और तन्वी ने हवेली में प्रवेश किया तो देखा एक बुजुर्ग औरत मंदिर के सामने बैठी भगवान का ध्यान लगाए हुए थी। विजय और तन्वी समझ चुके थे कि यही पुनीत की बुआ और ठाकुर भानु प्रताप की बड़ी बहन निर्मला है। कुछ ही देर में वो औरत उठी और विजय और तन्वी को हैरानी से देखने लगी। विजय और तन्वी ने देखा कि वो बुजुर्ग हो चुकी है। लंबा कद, गोरा रंग, पूरा चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। सिर के बाल भी सारे सफेद हो चुके थे। उन्हें देखकर लगता था कि वो अपनी जवानी में काफी खूबसूरत रही होंगी। निर्मला कुछ बोलती उससे पहले ही विजय और तन्वी ने जाकर उसके पैर छू लिए। तब निर्मला का हाथ एकाएक ही उनके सिर पर आ गया और वो हैरानी और बड़े प्यार से बोली, थे कौन हो, हमारे को पहचान ना आवे? तब तन्वी और विजय ने कहा कि बुआ सा, हम आपसे ही मिलने आए हैं। ये सुनकर निर्मला और हैरान रह गई। फिर वो बोली, अरे तुम खड़े काहे को हो? और वो एक हॉल में उन दोनों को ले गई और एक लकड़ी के तख्ते पर उन दोनों को बैठाया और पास में दूसरी तख्ती पर खुद बैठ गई और बोली, थे बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो? ये सुनकर तन्वी बोली, हम आपकी भतीजी राखी के ससुराल से हैं। ये सुनकर निर्मला हैरान रह गई और बोली, थे हमारी भतीजी के यहाँ से हो? कैसी है हमारी राखी, खुश तो है ना? पता नहीं कितनी बड़ी हो गई होगी। ये कहते हुए निर्मला के चेहरे पर दुख उभर आया। तब तन्वी ने कहा, हाँ बुआ सा, हम उसके ससुराल से हैं। मेरा नाम कीर्ति है और ये मेरा पति विजय है, तन्वी ने कहा। तब निर्मला बोली, तुम लोगों को हमारे से कुछ काम है? ये सुनकर तन्वी दुखी होते हुए बोली, हाँ बहुत ज़रूरी काम है और आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। आपको पता होगा कि आपकी भतीजी राखी की सबसे छोटी नंद भारती का विवाह आपके भतीजे पुनीत से होने वाला है। ये सुनकर निर्मला हैरानी से बोली, के? तब तन्वी बोली, हाँ बुआ सा, आपको पता नहीं है? तब निर्मला बोली, लेकिन हमारे को तो इस बारे में कुछ भी पता ना है। तब तन्वी बोली, बुआ सा, इसमें आप हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि जिस भारती से आपके भतीजे पुनीत का विवाह होने वाला है वो मात्र 14 साल की है। अब आप ही बताओ, आपके भतीजे और भारती का कोई मेल है? और साथ में ही आपको तो पता है कि आपके भतीजे की दिमागी हालत कैसी है, लेकिन आपका भाई ठाकुर भानु प्रताप जबरदस्ती विवाह करवा रहा है।
इससे पहले भी उसकी वजह से भारती की 2 बड़ी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, जिसमें से एक तो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। अब वो भारती से उसका विवाह करवाना चाहता है। अब आप ही बताओ इस विवाह का क्या मतलब होगा। एक तो भारती की उम्र कम है, ऊपर से आपके भतीजे की दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, तो कैसे बीतेगी भारती की जिंदगी उसके साथ। ये सुनकर निर्मला के चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए और वो बोली, अरे ये वो दुष्ट भानु प्रताप अपनी हवस के कारण करवा रहा होगा। तब तन्वी बोली, आपने क्या कहा। ये सुनकर निर्मला ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुमको हमारी के मदद की जरूरत है। तब तन्वी बोली, बुआ सा एक आप ही हो जो इस विवाह को रुकवा सकती हो, वरना कोई भी आपके भाई ठाकुर भानु प्रताप के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाता। ये सुनकर निर्मला बोली, मैं तो उसका चेहरा भी ना देखना चाहूँ हूँ। तब तन्वी बोली, बुआ सा ये तो हमें पता नहीं कि आप दोनों भाई बहन के बीच क्या अनबन है, लेकिन आप दोनों के बीच कोई ना कोई बात तो है। लेकिन ठाकुर भानु प्रताप आपके भाई हैं, वो आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। ये सुनकर निर्मला गुस्से में ये कहते हुए उठ खड़ी हुई, ऐसा भाई तो भगवान किसी को ना दे। भाई के नाम पर कलंक है वो, कलंक। और उसका चेहरा गुस्सा से तमतमाने लगा। तब निर्मला को गुस्से में देखकर तन्वी ने खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बड़े प्यार से बोली, हम आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन क्या हम जान सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है कि आप अपने भाई से इतनी नफरत करते हो। ये सुनकर निर्मला बोली, बेटी पुराने घावों को ना कुरेदो, कुरेदने पर घाव हरे हो जावे हैं। तब तन्वी ने उनका हाथ अपने हाथों में लिया और बोली, बुआ सा आप हमसे बड़ी हैं और एक ममता की मूरत हैं। आप इतनी दुखी हो ये हम भला कैसे देख सकते हैं। दर्द को बताने से दर्द में कुछ राहत मिलती है, और ये भी तो हो सकता है कि आपने जिस सच्चाई को छुपा रखा है, शायद उसके बताने से किसी मासूम की जिंदगी बच जाए। ये कहकर तन्वी ने वापस बुआ सा को लकड़ी की तख्ती पर बैठा दिया और उसके पास बैठ गई और बोली, बताओ बुआ सा, आखिर में ऐसी कौन सी बात है जिससे आप अपने ही सगे भाई से इतनी नफरत करती हो और यहाँ अकेले घुट घुट कर जीने पर मजबूर हो। इतने साल बीत गए लेकिन आप अपने भाई से मिलने तक नहीं गई। ये सुनकर निर्मला ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचते हुए बताने लगी। तन्वी के बार बार पूछने पर भानु प्रताप की बहन और पुनीत की बुआ निर्मला ने लंबी सांस ली और वो सोचते हुए बोली कि बेटी, हमारे बाबू सा गांव के एक बड़े ही इज्जतदार और रुतबे वाले आदमी थे। सारे गांव के लोगों को वो अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। सभी लोग बड़ी इज्जत करते थे उनकी। देवता समान थे हमारे बाबू सा और हमारी माँ सा। लेकिन विवाह के काफ़ी दिन बीत जाने पर भी उनके कोई संतान ना हुई। काफ़ी देवी देवता धोके तब जाकर हमारा जन्म हुआ। हमारे जन्म पर हमारे बाबू सा और हमारी माँ सा काफ़ी खुश हुए, लेकिन उन्हें अपने वंश चलाने के लिए कुल दीपक भी चाहिए था। और आखिरकार काफ़ी मन्नतों और देवी देवताओं को धोखने के बाद भानु प्रताप का जन्म हुआ। ये कहकर निर्मला चुप हो गई और फिर बोली, भानु प्रताप और म्हारे में मात्र 2 बरस का अंतर था। म्हारे बाबू सा ने भानु प्रताप के जन्म पर सारे गांव को दावत दी, गरीबों में दान किया। लेकिन जैसे जैसे भानु प्रताप बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे सबके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। उसका पढ़ने लिखने और कुछ सीखने का बिल्कुल भी मन ना था। बचपन से ही आवारागर्दी में था। कई बार तो तालाब पर नहाती औरतों को छुप छुप कर देखता था। हमारे बाबू सा के पास जब उसकी शिकायत पहुंचती तो हमारे बाबू सा उसे बहुत डांटते। धीरे धीरे मैं जवान होने लगी। तब हमारे बाबू सा ने बड़े प्यार से हमारा विवाह कर दिया। हमारे मायके के जैसा ही हमारा ससुराल मिला। हमारे विवाह के कुछ दिन बाद हमारे बीमार ससुर की मौत हो गई। हमारे ससुर भी घड़े चोखे इंसान थे। हमारी सासू माँ ने हमारे को बेटी की तरह माना। हमारे पति इस हवेली के इकलौते कुलदीपक थे और हमारी छोटी ननंद अनीता बिल्कुल हमारी छोटी बहन जैसी थी। जब मैं दुल्हन बनकर आई थी तो वो मात्र 10 साल की थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन भगवान ने हमारे साथ भी अन्याय किया। हमारे को भी कोई संतान ना हुई। हमारी सासू माँ दिन रात देवी देवताओं के धोख लगाती, मन्नत मांगती, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। काफ़ी लोगों ने हमारी सासू माँ और हमारे पति को बहकाया कि वो दूसरा विवाह कर ले, लेकिन हमारे पति हमारे से घना प्रेम करते थे।
हमारी सासू माँ भी म्हारे को बेटी मानती थी। उधर हमारे मायके में सब भानु प्रताप की हरकतों से परेशान थे। वो जवान भी हो गया था तो हमारे बाबूसा ने एक अच्छा घराना देखकर उसका विवाह कर दिया। हमारी भाभी लक्ष्मी स्वरूपा थी, सब गुण संपन्न थी। उसने अपने पति को सुधारने की काफी कोशिश की, काफी समझाया, लेकिन भानु प्रताप उसकी एक भी ना सुनता। उसके साथ गाली गलौज करता, मारपीट करता। जब हमारे बाबूसा और मासा ये सब कुछ देखते और सुनते तो वो घना कलेश करते। भानु प्रताप को काफी डांटते, लेकिन उनके हाथ पैरों में भी इतनी ताकत ना बची थी। वो बुजुर्ग हो चले थे। लेकिन भानु प्रताप को घर की जिम्मेदारियों का कोई भान ना था। वो तो अपनी ही अय्याशियों में डूबा रहता। भानु प्रताप हमेशा से ही कोठों पर जाता था, जुआ खेलता, शराब पीता था। हमारे बाबूसा और मासा इससे घने दुखी रहते और आखिरकार भगवान ने एक दिन हमारे बाबूसा और मासा की सुन ली और हमारी भाभी सा ने पुनीत को जन्म दिया। पुनीत के जन्म लेने से सब खुश थे। सबको लगा था कि अब भानु प्रताप सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा ना हुआ। पुनीत की खुशी में हमारे बाबूसा ने बड़ा जश्न किया। वो पुनीत को घना प्रेम करते थे। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, पुनीत बड़ा होने लगा, लेकिन भानु प्रताप की आदतों में कोई सुधार ना आया। हमारे बाबूसा और हमारी मासा हमारी किस्मत को लेकर भी दुखी थे, क्योंकि सब जगह सभी देवी देवताओं को धोखने के बाद सभी डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवाने पर भी हमारी गोद हरी ना हुई। मैं हमारे भतीजे पुनीत से घना प्रेम करती थी। हमारे पति भी उससे प्रेम करते। मायके में हमारे बाबूसा और मासा हमारा घना लाड करते थे। मैं पुनीत से मिलने पहुंच जाती। हमारी भाभी सा भी हमारा घना लाड करती थी। अब पुनीत 8 बरस का हो गया था। वो घना प्यारा था, सबसे अच्छे से घुल मिल जाता था। तब एक दिन ये कहते हुए निर्मला की आंखों में आंसू आ गए और उसका गला भर आया। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। भाग नंबर 18 में खुलेगा वो राज जिसके कारण निर्मला अपने ही भाई से इतनी नफरत करती थी। जानने के लिए पूरी कहानी बने रही मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।